हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का करंट अफेयर के अपने एक नए सेशन में। यहां पर हम देश विदेश में हाल ही में हुए विभिन्न मुद्दों को प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और प्रश्न ऐसे होंगे कि जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत ने ग्लासगो में COP 26 में ई अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से किस पर लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है, रासायनिक उर्वरकों के उन्मूलन पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, या ग्रीन हाइड्रोजन पर, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने पर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर। देखिए ये हाल ही में COP 26 आयोजित हुआ था ग्लासगो में जो COP 26 आयोजित हुआ था, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखो, इसे जब लॉन्च किया गया है, इसे यूके इंडिया रोड मैप बनाया गया था भारत और ब्रिटेन के सहयोग से। यूके इंडिया रोड मैप 2030 भारत और ब्रिटेन के सहयोग से एक रोड मैप बनाया गया है। तो उसके तहत उसके द्वारा ई अमृत पोर्टल को विकसित किया गया है। देखो, ये ई अमृत पोर्टल है क्या? इलेक्ट्रॉनिक इसका पूरा नाम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है ई अमृत पोर्टल का एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी revolution for India's transportation। ठीक है, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन, भारत के परिवहन के लिए ई मोबिलिटी तक पहुंच में क्रांति को बढ़ाना। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। तो ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज़ को बढ़ाने के लिए। और जो ये ई अमृत पोर्टल होगा, ये वन स्टॉप पोर्टल होगा। यहाँ पर दोस्तों ये आपको समझना होगा कि वन स्टॉप पोर्टल है। वन स्टॉप पोर्टल के मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो इस पोर्टल पर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इस पोर्टल को लॉन्च किया है तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि टू हेल्प इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ईवी यूज़र्स की हेल्प करना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज़ कर रहा है उसकी हेल्प करना। और इस पोर्टल पर अगर व्यक्ति को किसी भी तरीके की मदद चाहिए, मदद कैसे, मतलब अगर व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के इंश्योरेंस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या फिर उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही उससे संबंधित जानकारी, या फिर वाहन का प्रकार, या फिर फाइनेंस की जो भी जानकारियाँ होगी वो इस पोर्टल में अवेलेबल होगी। इसके साथ ही साथ ईवी उद्योग से जुड़ी हुई जानकारी, ठीक है, ई वाहनों के उद्योगों से जुड़ी हुई जानकारी भी इस पोर्टल में अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक, और केंद्र और राज्य सरकारों की जो प्रमुख पहले होंगी, जो भी इनिशिएटिव होंगे, ठीक, या फिर उद्योग लगाने के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार जो भी इनिशिएटिव कर रही है तो उसके संबंध में जानकारी होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पोर्टल किस लिए है, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के यूज़ करने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में। देखो दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के यूज़ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का अगर यूज़ होगा तो इससे हमारे देश में एक तो आत्मनिर्भर बनने की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहीं पर डेवलप करेंगे, यहीं बनाएंगे। दूसरा, पॉल्यूशन कम होगा, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो इसी के लिए देखो, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लाई थी, फेम। ठीक है, फेम इंडिया नीति लाई थी। तो इसका पूरा नाम देखें तो फास्टर अडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, फास्टर अडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फेम इंडिया एक स्कीम लाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले इसे जान लो कि ये कब लाई गई थी। देखो, पहले ये 2 फेज़ में लाई गई। सन 2015 में भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह नीति लाई गई थी। तो इसका पहला चरण जो था 2015 से लेकर के सन 2017 तक रहा, ठीक है, 2017 तक पूरा होना था। लेकिन इसका सेकेंड फेज़ लाया गया है, इसका सेकेंड फेज़ लाया गया सन 2019 में, ठीक है, सन 2019 में सेकेंड फेज़ लाया गया है और इसे 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस फेज़ में हाइब्रिड ई व्हीकल को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, हाइब्रिड ई व्हीकल बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, मार्केट में ईवी लाने के साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन को से निपटने के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो देखो इस फेम इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। फेम इंडिया स्कीम आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो देखो 2030 तक फेम इंडिया स्कीम का ऑब्जेक्टिव है 2030 तक 100% ईवी व्हीकल हमारी सड़कों पर दिखना शुरू हो जाए, और दूसरा है 2022 तक पॉल्यूशन फ्री इंडिया हो जाए, ठीक है। हालांकि ये बहुत टाइम लगना है अभी इसमें, पॉल्यूशन फ्री हो जाए इंडिया, इसमें बहुत टाइम लगेगा। 2022 तक इम्पॉसिबल क्या, बहुत ही कठिन है। प्रयास किए जाएँ तो आसान हो सकता है, बट अभी के लिए बहुत कठिन है। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के आयात को कम करना, पेट्रोल और डीजल के आयात को कम करना और ईवी को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना। तो ये हमारी फेम इंडिया स्कीम के कुछ लक्ष्य थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे लोगों को क्या लाभ होगा? अगर फेम इंडिया स्कीम आती है तो इससे लोगों को लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि अगर आप ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने जाते हैं तो आपको सब्सिडी दी जाएगी, वहाँ पर ईवी पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक ये चीज़ है कि अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई ला सकते हैं। फेम इंडिया स्कीम के माध्यम से आप ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई इसमें निवेश की अनुमति है। साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के विकास में शामिल निर्माताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों समझने के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोप 26 के ग्लासगो में ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर था और ये ई अमृत पोर्टल को विकसित किया गया है यूके इंडिया रोड मैप 2030 के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियन ट्रांसपोर्टेशन, भारतीय ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना, ठीक। और ये ई अमृत पोर्टल एक वन स्टॉप सेंटर होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी जिनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उन्हें मदद करना, ठीक है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी, फेम इंडिया। तो फेम इंडिया स्कीम क्या है? फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2015 में लॉन्च की गई थी भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ये स्कीम 2 चरणों में थी। दूसरा चरण इसका प्रारंभ हुआ था 2019 से 22 के बीच में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, उन्हें बढ़ाना और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए मुद्दों को निपटना, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए रणनीति बनाना। और इसका लाभ क्या हो सकता है? लाभ हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सब्सिडी मिलेगी 2 पहिया, 3 पहिया और 4 वाहनों में अगले 5 वर्षों तक, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई आ सकता है इसमें, और लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक मोटर के विकास में जो भी उद्योग लगाना चाहता है गवर्नमेंट उसे हेल्प करेगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फेम इंडिया स्कीम भी समझ में आ गई होगी। और ये देखिए, ये 2019 में 28 फरवरी 2019 को मंजूरी कैबिनेट ने इसे दी थी, फेम इंडिया के दूसरे चरण को, ठीक है। इसमें क्या करना था? इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। 10 लाख 2 व्हीलर, 5 लाख 3 व्हीलर और 55,000 4 व्हीलर और 7,000 बसों को मदद मिलेगी। 3 किलोमीटर के अंतराल पर 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और साथ ही साथ 10,000 करोड़ रुपए की लागत होगी, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जनजातियों की गुलेल प्रतियोगिता कार्यक्रम भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? किन जनजातियों के लिए? चलिए ऑप्शन देखिए इसका, मिजो जनजाति, या फिर त्रिपुरा, ब्रू और रियांग जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में आपातानी ट्राइब रहती है उसके लिए, या फिर नागालैंड में नागा जनजाति। तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड की नागा जनजाति। देखो हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव और जनजाति गौरव कार्यक्रम, ठीक है, एक कार्यक्रम चल रहा है, जनजाति गौरव कार्यक्रम, और चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये आपको पता होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव,
मतलब आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 सप्ताह पहले ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। देश भर के संस्थानों के विभिन्न विभागों में हमारे कल्चर को, हमारे हीरोज़ को और हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में। तो देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव और जनजातीय गौरव दिवस का एक मतलब प्रोग्राम चल रहा था 1 सप्ताह का, ठीक है। और इस कार्यक्रम के आयोजन का जो उद्देश्य था कि जनजातीय लोगों की उपलब्धि और योगदान के साथ साथ उनकी परंपराओं को दुनिया के सामने लाना, ठीक है। तो अभी देखो, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने क्या किया कि गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें नागालैंड के अलग अलग नागा जनजाति जो हैं, विभिन्न नागा जनजाति हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और ये जो गुलेल है, ये नागाओं का एक परंपरागत और पसंदीदा खेल होता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, परंपरागत और पसंदीदा खेल है, ठीक है। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव और जनजातीय गौरव मंत्रालय के द्वारा किया गया है नागालैंड के नागा जनजाति के लिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार 2019 से 21 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो देखो, अभी हाल ही में NFHS 5 की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो इसमें देखो, महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन इसका देख लो, वृद्धि हो रही है तो मतलब किस 942, 1002, 1020 या 988। तो इसका सही आंसर होगा 1020। इसका मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। NFHS 5 और थोड़ा सा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS 5 जो जारी किया गया था, ये क्या मतलब, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित किया गया था, ठीक है, जारी किया गया था। और ये 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 6.5 लाख, लगभग 6 लाख घरों से सैंपल एकत्र किए गए थे। जो सैंपल थे जनसंख्या पर, स्वास्थ्य पर, परिवार नियोजन और पोषण से संबंधित संकेतक, इसमें पोषण से संबंधित संकेतक थे जिस पर जानकारी एकत्र की गई, ठीक है। तो चलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको NFHS 5 के बारे में पता होना चाहिए कि NFHS 5 जो है पूरे भारत में, मतलब लगभग ये संपूर्ण भारत, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य को छोड़ दे, संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में भारतीय परिवारों से ये नमूने एकत्र करता है, ठीक है। और ये नमूने एकत्र किस मंत्रालय के तहत किए जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था काम करती है, IIPS। ये आपको ध्यान में रखना है। IIPS नाम की एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, नोडल एजेंसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक संस्था है IIPS। तो ये जो सर्वे करती है, यही संस्था NFH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आयोजित करती है, ठीक है, IIPS, ठीक है। और पहला अगर बात करें कि ये तो 5वां चल रहा है, पहला कब किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये किया गया था 1992 में आयोजित किया गया था। तो अभी इस समय 5वां चल रहा है, ठीक है। और इस सर्वे के अकॉर्डिंग महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, इस रिपोर्ट में निकल के ये भी सामने आया है कि महिलाओं में एनीमिया में वृद्धि हुई है। एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें खून में आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो एनीमिया में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल कर आए हैं। साथ ही साथ हमारे अगर NFHS 5 के सर्वे की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये दूसरे चरण की रिपोर्ट थी। तो उसमें ये था कि भारत की प्रजनन दर 2.0 रह गई है, मतलब 2.0 रह गई है, मतलब 2.1 से कम हो गई है, ठीक है, 2.1 से कम हो गई है भारत की प्रजनन दर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन है INS बेला, INS करंज, INS सरयू या INS हिमगिरी। देखिए, ये स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, तो इसका सही आंसर होगा INS बेला, ठीक। और प्रोजेक्ट 75, तो आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट 75 के बारे में जान लेना चाहिए। देखो, कारगिल वॉर हुआ था, तो जब कारगिल वॉर के बाद हमारा 30 वर्षीय 30 ईयर का सबमरीन प्लान बनाया गया था, ठीक है। सबमरीन प्लान बनाया गया था जिसमें हमें पनडुब्बी बनानी थी कई सारी, ठीक है, प्रोजेक्ट 75। तो इसी के लिए प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन बनानी है, 6
सबमरीन बनानी थी, जिसमें से हमने चार सबमरीन कमीशन हो गई है और 2 सबमरीन अभी भी बन रही है। ठीक है, जिसमें से चौथी है INS बेला। ठीक, INS बेला। तो उन चारों के नाम याद आप देख लीजिए, उन सभी 6 सबमरीनों के नाम जो कि बननी है। तो देखिए, इनमें से INS कलवरी, फिर INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला जो कि अभी लॉन्च हुई है। INS बेला, INS, अब जो 2 सबमरीन जिन्हें लॉन्च होना है, INS वगीर और INS वगशीर। ठीक है, वगीर और वगशीर अभी लॉन्च नहीं हुई है, इन्हें लॉन्च होना है। जबकि देखो, INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज और INS वेला लॉन्च हो चुकी हैं। और पहले ये INS कलवरी जो लॉन्च हुई थी, ये सन 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, सन 2015 में लॉन्च की गई थी। और ये जो प्रोजेक्ट 75 के तहत ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं, ये फ्रांसीसी तकनीक पर आधारित हैं और ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होंगी। ठीक है, स्कॉर्पियन सबमरीन का मतलब डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इन पनडुब्बियों के नाम भी आप ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन कौन सी लॉन्च की जा चुकी हैं, कौन कौन सी बची हैं। प्रोजेक्ट 75 आपको क्लियर हो गया होगा कि कब से शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट 75 शुरू हुआ था 1919 वॉर के बाद से, 30 वर्षीय प्लान का ये हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मातो सिन्होस मैनिफेस्टो को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंजूरी दी है। तो देखो, मातो सिन्होस मैनिफेस्टो अभी हाल ही में चर्चा में था, इसे किसने मंजूरी दी। तो ऑप्शन देखिए इसका, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो या जापानीज स्पेस एजेंसी। तो इसका सही आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखो, हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मातो सिन्होस मैनिफेस्टो को मंजूरी दे दी। ठीक है, ये मातो सिन्होस मैनिफेस्टो है क्या, थोड़ा इसके बारे में जान लो। तो देखो, अंतरिक्ष, ये मैनिफेस्टो लाया गया है यूरोपीय देशों के बीच में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिससे अंतरिक्ष के उपयोग को बढ़ाना। ठीक है, अंतरिक्ष के उपयोग में तेज़ी लाना। ठीक है, अंतरिक्ष के उपयोग में तेज़ी लाना, तो इसके लिए ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1 लाइन में, कि अंतरिक्ष के उपयोग में तेज़ी लाने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मातो सिन्होस मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इसमें होगा क्या, तो जो अंतरिक्ष, मतलब आप अंतरिक्ष में अपनी गतिविधियों को बनाए रखने और इसके विस्तार के लिए यूरोपीय जो भी देश होंगे वो रणनीति बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जैसे कुछ मिशन शामिल होंगे। मिशन के मतलब जैसे चंद्रमा से नमूने कुछ लेकर के आना, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण, मतलब मानवों को अंतरिक्ष में भेजना, खोज पे भेजना। तो इस तरीके के कुछ मिशन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें हरित भविष्य के लिए अंतरिक्ष मतलब कुछ ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करना जो कि हमारे जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखे। ठीक है, और कुछ ऐसी योजनाएं बनाना कि जो 2050 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में मदद करे। ठीक है, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करना। तो ये है इस मैनिफेस्टो के अंदर ऐसी ही कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये 3 नदियाँ हैं। ठीक है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी। ठीक, पर WMO की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई। ऑप्शन देखिए इसका, नई दिल्ली, बांग्लादेश, भूटान या बीजिंग। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, अभी हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के रिवर बेसिन पर। ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज किसी के द्वारा किया गया, तो जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WMO, और साथ ही साथ इसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और IMD के द्वारा, प्लस IMD, भारतीय मौसम विभाग। तो WMO, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और IMD, इसमें जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया, तीनों ने मिल करके। ठीक है, और इसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चाइना के साइंटिस्ट भी थे। ठीक,
तो इसका देखो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी, क्योंकि ये तीनों जो नदियां हैं इन्हीं तीन चार देशों से होकर के गुजरती हैं, कि बांग्लादेश, चीन, भारत और भूटान से। तो ये नदियां इन चार देशों को प्रभावित करती हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का जो रिवर बेसिन है, इस पर प्लान करना, मतलब इस पर एक हाइड्रोलॉजिकल एसओएस सिस्टम डेवलप करना। हाइड्रोलॉजिकल एसओएस सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल एसओएस सिस्टम डेवलप करना इनका एक प्लान है। कि ये प्लान कर रहे हैं, ये मीटिंग इसलिए बैठाई गई थी कि ये हाइड्रोलॉजिकल एसओएस सिस्टम डेवलप कर सके, ठीक है। जिससे, और इसमें ये भी है कि ये सभी देश मिल करके एक दूसरे को नदी बेसिन, अपने रिजर्वायर, जो भी इनके डैम बने हुए हैं, नदियों में जो पानी घट रहा है कि बढ़ रहा है, इससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं, तो एक दूसरे को प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी, मतलब वाइजर के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसके संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसको देखिए, पहला ऑप्शन है इसका, अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें लैटरल एंट्री के द्वारा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इसका दूसरा कथन है, IGSTC का यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत और जर्मनी के सहयोग से, भारत एवं जर्मनी के संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ठीक। तो वाइजर कार्यक्रम, मतलब यहाँ पर IGSTC का मतलब इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत और जर्मनी के संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो देखो, ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है इंडो जर्मन सहयोग से, ठीक है, वाइजर कार्यक्रम, जिसमें लेटरल एंट्री के द्वारा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है, ये कार्यक्रम को चलाएगा। और साथ ही साथ भारत और जर्मन का संघीय शिक्षा अनुसंधान मंत्रालय। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है। तो विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक। तो इसमें जो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, तो ये इसमें पुरस्कार भी प्रदान करेगा। अधिकतम 39 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। भारत की ओर से 39 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अपनी रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, तो किसने प्रकाशित किया? भारत में, ठीक है। विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नीति आयोग? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ध्यान में रखना है कि ये रिपोर्ट आई है। चलिए, और इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल में एक छोटा सा टॉपिक अलग से बनाएंगे अपने ही चैनल पर, तो आप उसे देख लीजिएगा, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाएगा, इसे बताने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का संचालन किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन देखिए, नासा, स्पेसएक्स या इसरो। तो इसका सही आंसर होगा स्पेसएक्स। स्टारलिंक इंटरनेट सेवा, तो देखो हाल ही में जब ये स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के लिए लॉन्च हुई थी, तो भारत सरकार ने इसका सब्सक्रिप्शन लेने से भारतीयों को मना किया है अभी, ठीक है, कि आप अभी मत लीजिए इसका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इंटरनेट बेस्ड सेवा है, ये सैटेलाइट बेस्ड सेवा है, क्योंकि भारत में अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है कि आप सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा का यूज़ कर सकें। तो इसलिए भारत सरकार ने अभी मना किया है, सिर्फ रोका नहीं है पूरी तरह से, सिर्फ मना किया है, ठीक है। ये है स्पेसएक्स का है स्पेस इंटरनेट, ठीक है। तो इसे एलन मस्क की आप एक कंपनी जानते होंगे, स्पेसएक्स है, ये एलन मस्क की कंपनी है। इसके तहत किया गया है कि लगभग 60 उपग्रह, छोटे छोटे हैं, 60 छोटे छोटे उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है। और इसका नाम स्टारलिंक नेटवर्क है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्पेसएक्स की है। इंटरनेट फास्ट, बहुत ही स्पीड, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इंटरनेट चलेगा। तो इसके लिए 60 उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विवार्षिक सैन्य संयुक्त अभ्यास
शक्ति 2021 का छठवां संस्करण भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो ऑप्शन देखिए इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति 2021 का छठवां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे पैसिफाई PASIPHAE मतलब पोलर एरिया सैटेलाइट इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको असत्य कथन की पहचान करनी है PASIPHAE के संबंध में। तो देखो, ये नासा की आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। फिर दूसरा है कि इसके द्वारा तारों से निकलने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवण का अध्ययन करना है। फिर इन तारों की दूरी GAIA उपग्रह के द्वारा मापी जाएगी। या फिर प्रकाश का एक गुण जो प्रकाश तरंग के दोलन करने की दिशा को दर्शाता है प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। तो ये तो सही है, क्योंकि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है कि जो प्रकाश तरंग के दोलन करने की दिशा को दर्शाए वो ध्रुवण कहलाता है, प्रकाश का पोलराइजेशन कहलाता है। और ये भी सही है कि इन तारों की दूरी GAIA के द्वारा मापी जाएगी और ये इसके द्वारा तारों से निकलने वाले प्रकाश के ध्रुवण का अध्ययन करना है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। देखो, ये नासा का नहीं है, नासा की जगह ये मतलब कई सारे देशों के द्वारा मिल करके ये प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसमें किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें जो काफ़ी धुंधले तारे होंगे उनसे निकलने वाले प्रकाश के ध्रुवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये नासा का नहीं है, नासा की जगह ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसमें GAIA के उपग्रह के द्वारा मापी जाएगी तारों की दूरी और तारों से निकलने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवण का अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में चर्चा में रहे ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन अभी हाल ही में चर्चा में है, ये टर्मिनोलॉजी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। ओमिक्रॉन क्या है? तो देखो, कोरोना का वायरस का एक नया स्ट्रेन का मतलब नया प्रतिरूप कि वायरस म्यूटेटेड हो गया है, ये वो है म्यूटेटेड वायरस का नाम। या फिर आकाशगंगा में खोजा गया आवासीय ग्रह या मेढक की एक नई प्रजाति या मक्के की एक नई प्रजाति। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन। तो देखो, ओमिक्रॉन है कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है, हाल ही में इसका पता लगा है। ठीक है, WHO ने अफ्रीका इसे मतलब अभी साउथ अफ्रीका में इसका पता चला है। तो WHO ने इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और इसे चिंताजनक श्रेणी में शामिल किया है, चिंताजनक श्रेणी में वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल किया है और दक्षिण अफ्रीका में मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये एयरबॉर्न है, मतलब हवा से फैल रहा है, ये वायरस हवा से फैल रहा है। ठीक है, तो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, ये अपना रूप बदल रहा है कोरोना वायरस। और जब साइंटिस्ट ने इसकी जांच की तो इसके स्पाइक्स में 32 म्यूटेशन हो गई हैं। जैसे आपको पता होगा कि कोरोना वायरस होता है तो उसमें कुछ ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं, तो इसके स्पाइक्स में म्यूटेशन होकर के 32 म्यूटेशन हुआ है इस वायरस में और ये हवा से फैल रहा है। ठीक, तो जब तक ये पूरी तरीके से अभी ये महामारी रहने वाली है तो आप सावधानी बरतेंगे, क्योंकि इस महामारी का इलाज सावधानी ही है। ठीक, और उसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि ये है क्या। तो ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखिए इसका, रामप्पा मंदिर से रिलेटेड है। देखो, रामप्पा मंदिर अभी हाल ही में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया था। ठीक है, तेलंगाना का मंदिर है। ठीक है, तो तेलंगाना में स्थित है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला ऑप्शन देखिए इसका, काकतीय वंश के राजाओं के द्वारा 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, ये भी इसका सही ऑप्शन है। मंदिर बनाने के लिए सैंडबॉक्स तकनीक का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। और इसकी आधार की संरचना वर्गाकार है। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये वर्गाकार संरचना नहीं है। अगर आप इसे ऊपर से देखते हैं तो ये जैसे लगेगा एक सितारे की संरचना लिया हुआ है। ठीक है, सितारे की जैसी संरचना इस मंदिर की दिखती है। ठीक है, तो आपको ठीक है, तो ये समझ में सितारा कैसे होता है, 5 या 6 ऐसे कुछ दिख रहा है, इसकी संरचना कुछ ऐसी है। तो सितारे की संरचना में ये मंदिर बना हुआ है और इसका जो निर्माण किया गया था काकतीय वंश के राजाओं के द्वारा 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, उस समय काकतीय वंश का राजा था गणपति देव। ठीक है, गणपति देव काकतीय वंश का उस समय शासक था, गणपति देव के द्वारा करवाया गया था। गणपति देव उस समय शासक था और इसका जो निर्माण कराया था, इसका निर्माण था इसके सेनापति ने करवाया था। एक्चुअली सेनापति
के आदेश पर हुआ था, शासक गणपति देव था। और इस मंदिर का नाम इसको बनाने वाले वास्तुकार के नाम पर ही रख दिया गया। ठीक है, हाँ, इसका मंदिर का नाम इसको बनाने वाले वास्तुकार के नाम पर ही रख दिया। कहा जाता है कि जब सेनापति ने इस मंदिर को देखा तो वो इस मंदिर को देखकर इतना मतलब दंग रह गया कि ऐसी मतलब इसकी खूबसूरती को देख के आश्चर्यचकित रह गया और इतना खुश हो गया कि इसको रामप्पा, उस आर्किटेक्चर का नाम रामप्पा था, तो उसी के नाम पर रख दिया। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियों की नक्काशी की गई है। हमारे मतलब रामायण और महाभारत की कहानियों की नक्काशी की गई है। ठीक, और इसमें गोपुरम का यूज़ हुआ है, मतलब द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, गोपुरम का यूज़ हुआ है, गोपुरम का यूज़ हुआ है, द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है। और साथ ही साथ इसमें शिव की मूर्ति है, मतलब मुख्य देवता इसके शिव हैं, लेकिन इसमें सूर्य, साथ ही साथ सूर्य और विष्णु की भी मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य और विष्णु की भी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके कारण इसे त्रिकुल्यम कहा जाता है। ठीक है, त्रिकुल्यम, सॉरी त्रिकुटल्यम। ठीक है, त्रिकुटल्यम, त्रिकुटल्यम कहा जाता है इसे। इसे त्रिकुटल्यम इस मंदिर का नाम दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है कथन के रूप में भी और ऐसे वन लाइनर में देकर कि त्रिकुटल्यम मंदिर निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। तब तक अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।